हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रोहित तोमर जीएस एकेडमी पर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आज का वीडियो आपको ज़रूर देखना है, भले आपने 10 सालों से किताब नहीं उठाई हो तो भी। आज एक ही वीडियो में दोस्तों हम पूरा फिजिक्स का निचोड़, जैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण, ये सारी चीज़ें एक ही वीडियो में बड़े ही आसान तरीके से समझेंगे। कॉन्सेप्ट समझेंगे, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार समझ लोगे जीवन भर फुर्सत हो जाओगे। आपको पता है दोस्तों, वर्ग 3 ने अपना वैकेंसी का चार्ट डाल दिया है कि कभी भी वो एग्जाम ले सकता है ना। उसके बाद ही कुछ दिनों बाद अपना व्यापम का कैलेंडर भी आने वाला है, जिसमें पटवारी और एमपी पुलिस की भारी मात्रा में वैकेंसी रहेंगी। आपको इन सब चीज़ों का बारे में नहीं सोचना है कि यार कैसे पेपर होंगे, कोरोना चल रहा है, वो सारी चीज़ें डिसाइड हो जाएंगी। पढ़ने वाले अगर आप हैं तो आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखेंगे। आज का वीडियो जो हमारा रहेगा वो पुराने टॉपिक पर ही रहेगा और आखिरी तक बने रहना। एक बार देख लेना, इसके बाद बिल्कुल मत देखना वीडियो को, ठीक है। लास्ट क्लास में अपन ने देखा था दोस्तों परावर्तन। क्या देखा था? परावर्तन देखा था। तो परावर्तन में मैंने आप लोगों को समझाया था कि मान के चलो ऊपर वाला एक माध्यम है जिसका नाम क्या है दोस्तों? वायु। और एक माध्यम नीचे वाला है जिसका नाम क्या है? जल। ठीक है। तो ऊपर वायु वाला माध्यम है और नीचे जल वाला माध्यम है, और बीच में एक क्या है, मैंने भगवान बताए थे। कौन से भगवान? अभिलंब भगवान। तो ये जो हमारे अभिलंब भगवान है, ये है कुछ नहीं, ये एक सीधी सी रेखा होती है जो मेजरमेंट करने के, नापतोल करने के काम आती है। उसके बाद एक ये वाली जो लाइन होती है, ये दो माध्यम के बीच की सतह है। माध्यम क्या? ऊपर वायु वाला और नीचे कौन सा वाला? जल वाला। इतनी बात समझ में आ गई। अब ध्यान से समझना कि यहां से इस प्रकार से मान के चलो कोई किरण आई, इस प्रकार से कोई किरण आई। कौन से वाले माध्यम से आई? जल्दी से बताओ। वायु वाले माध्यम से आई। कहां जाना चाह रही है वो? कौन से वाले माध्यम में जाना चाह रही है? नीचे वाला कौन सा माध्यम है? ये वाला, जल वाला माध्यम। तो वायु वाले माध्यम से जा रही है कौन से वाले माध्यम में? जल वाले में। लेकिन दोस्तों याद करना, जब भी कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वो सीधी सीधी तो आ रही है और वो चाहती है कि मैं सीधी सीधी जाऊं। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि या तो वो इस तरफ झुक जाती है और या तो वो किसी तरफ झुक जाती है, इस तरफ झुक जाती है। तो दोस्तों अगर एक किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, कर जाती है, दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है, तो उसे क्या बोलेंगे अपन? अपवर्तन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपवर्तन बोलेंगे। लेकिन होता यह है दोस्तों कि ये किरण जा तो रही थी, लेकिन दोनों माध्यम के बीच की ये जो लेयर थी, ये जो सतह थी, इससे टकराकर इस तरफ ना जाकर, नीचे वाले माध्यम में ना जाकर, वापस उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। तो दोस्तों एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब कोई प्रकाश किरण प्रवेश करती है, तो दोनों माध्यमों की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में प्रवेश कर जाती है। देखो, वायु वाले माध्यम से जा रही थी और वायु वाले माध्यम में वापस चली गई। तो कहने का मतलब ये क्या हो गया दोस्तों? ये क्या हो गया? परावर्तन हो गया। लेकिन अगर वापस वायु वाले माध्यम में ना जाकर नीचे कौन से वाले माध्यम में? जल वाले माध्यम में चली जाती, तो इसे परावर्तन नहीं कहते दोस्तों, इसे क्या कहते? अपवर्तन कहते। लेकिन अभी क्या हो गया? ये परावर्तन हो गया। ठीक है सर, इतनी बात हमको समझ में आ गई। लेकिन अब काम की चीजें ये हैं, याद रखने वाली चीजें ये हैं कि ये किरण जब आ रही थी, तो ये आने वाली किरण का नाम क्या होगा? तो हमने क्या देखा था? कौन सी किरण है ये आने वाली किरण? आपतित किरण। ठीक है सर। और ये परावर्तन होने वाली किरण कौन सी है? तो ये कौन सी किरण है दोस्तों? परावर्तित किरण। कौन सी किरण? परावर्तित किरण। ठीक है सर। ये बीच वाले भाग का नाम क्या है? तो ये बीच वाले भाग का नाम क्या है दोस्तों? बीच वाली रेखा का नाम क्या है? अभिलंब। ठीक है सर। अब दोस्तों एक चीज और याद रखना कि यहां पर जो कोण बनेगा, यहां पर जो एंगल बनेगा, उसे कौन सा कोण बोलेंगे दोस्तों? तो ये किरण आई तो मतलब कौन सी किरण है? आपतित। इसलिए ये कोण कौन सा कोण होगा? आपतन कोण होगा। कौन सा कोण होगा? आपतन कोण होगा। अब ये परावर्तन होने वाली किरण है, तो यहां पर कौन सा वाला कोण होगा? परावर्तन कोण होगा। कौन सा कोण होगा? परावर्तन कोण होगा। लेकिन इसके लिए याद रखना कि अभी कौन सी घटना चल रही है? परावर्तन की घटना चल रही। तो परावर्तन की घटना है, इसलिए दोनों कोण का मान हमेशा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। नियम नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या है कि आपतन कोण, कौन सा कोण? आपतन कोण, और परावर्तन कोण का मान, दोनों का मान कितना होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि भैया आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तथा आपतन बिंदु, तीनों कौन से तल में होना चाहिए? एक ही तल में होना चाहिए। ये था आपका परावर्तन। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आप आपतित किरण कौन सी है,
परावर्तित किरण कौन सी है, आपतन कोण कौन सा है, परावर्तन कोण कौन सा है, माध्यम के बीच की सतह क्या है ना। अब अपने को समझना ये है दोस्तों, बहुत ही काम की चीज, अब अपने को समझना ये है कि भैया विरल माध्यम और सघन माध्यम क्या होता है। तो विरल माध्यम और सघन माध्यम को समझने के लिए बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, आपको ज्यादा भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं है। यहां मैं लिख देता हूं दोस्तों विरल, और यहां पर क्या लिख देता हूं, सघन। तो सघन का मतलब मैं आपको बता दूं कि घनत्व की मात्रा ज्यादा, डेंसिटी की मात्रा क्या हो जाएगी, ज्यादा। विरल का मतलब क्या होता है दोस्तों, अभी आप समझ जाओगे। देखो यहां पर एक प्लेट है, इस प्लेट का नाम है ए, यहां पर एक प्लेट है दूसरी वाली जिसका नाम क्या है दोस्तों, बी। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, यहां पर एक दो चार रसगुल्ले रखे हैं, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दोस्तों यहां पर तो 4 रसगुल्ले हैं और इस प्लेट में कितने रसगुल्ले, 9 रसगुल्ले। तो ये सघन माध्यम होगा कि ये सघन माध्यम होगा, सघन माध्यम ये होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर अणुओं की संख्या क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो सीधी सी बात ये है, अब आप समझ लेना कि यहां पर लिख दूं अगर मैं वायु, यहां पर लिख दूं मैं अगर जल, यहां पर मैं लिख दूं अगर कांच, और यहां पर मैं लिख दूं अगर हीरा। तो आप मुझे बताते हुए चलो कि निम्न में से सबसे विरल माध्यम कौन सा है। तो सबसे दूर दूर अणुओं की संख्या निम्न में से किस में होगी, तो सबसे दूर दूर अणु किस में है, वायु में है। उसके बाद थोड़ा सा घना वाला, थोड़ा सा सघन वाला माध्यम कौन सा है, जल। और जल से ज्यादा घनत्व का माध्यम कौन सा है, कांच। और कांच से ज्यादा सघन माध्यम किसका है दोस्तों, हीरे का माध्यम है। वायु सबसे विरल माध्यम, विरल के बाद सघन थोड़ा सा जल, उससे सघन कांच, कांच से सघन हीरा। तो ये थे आपके सघन माध्यम और विरल माध्यम। कहने का मतलब वायु में अणु दूर दूर होते हैं, जल में जाएंगे तो जल का माध्यम थोड़ा सा और सघन हो जाएगा, उसके बाद कांच का और सघन, और हीरे का सबसे ज्यादा सर्वाधिक सघन हो जाएगा। तो ये तो थे आपके सघन माध्यम और विरल माध्यम। इसके बाद हमको देखना यह है दोस्तों कि भैया अपवर्तन क्या होता है। तो अपवर्तन की जो घटना होती है दोस्तों, ये बहुत ही आसान है, आपको मजा आ जाएगा इस टॉपिक में, एक बार देख लेना बस। यहां पर मैं लिख देता हूं अपवर्तन, यहां पर मैं लिख देता हूं अपवर्तन। ठीक है सर, अपवर्तन। अब अपवर्तन क्या होता है, तो देखो अब भी मैंने आपको समझाया था कि ये तो क्या हो गई भैया, दो माध्यम के बीच की एक सतह हो गई। ऊपर वाला माध्यम मान लो वायु है और नीचे वाला माध्यम क्या मान लेंगे, जल है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। बीच में क्या है सर, तो बीच में बताओ, अब भी बताया, अभिलंब है। ठीक है, तो बीच में अभिलंब, ये वाली सतह कौन सी है, दो माध्यम के बीच की एक सतह है। ठीक है, और बीच में क्या हो गया, अभिलंब हो गया। अब देखना दोस्तों, यहां से एक किरण आना चालू करती है, इस प्रकार की एक किरण आती है, इस प्रकार की एक किरण आती है। लेकिन दोस्तों मान के चलो ये किरण सतह से टकरा के अगर इधर निकल जाएगी तो क्या हो जाएगा, अब भी देखा था क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। लेकिन अपने को परावर्तन के बारे में नहीं पढ़ना है, अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपवर्तन। तो दोस्तों क्या होता है अपवर्तन की घटना में कि किरण उसी प्रकार से आती है और इस तरफ नहीं जाकर दूसरे माध्यम में, कौन से वाले माध्यम में, जल वाले माध्यम में प्रवेश करना चाहती है। लेकिन दोस्तों प्रवेश तो करना चाहती है, लेकिन होता क्या है कि वायु कैसा माध्यम है, जल्दी से बताओ। अभी जल ज्यादा सघन माध्यम है कि वायु, जल ज्यादा सघन माध्यम है। तो वायु कैसा है, विरल, और जल कैसा है, सघन। तो देखना विरल माध्यम कैसा है, ऊपर, और नीचे वाला माध्यम कैसा है, सघन। तो किरण कहां से कहां जा रही है, विरल माध्यम से, विरल माध्यम से कहां जा रही है, सघन माध्यम में जा रही है। तो दोस्तों कभी भी क्या होता है कि विरल से जब सघन में जाते हैं, विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रकाश किरणें जाती हैं तो क्या होता है, वो अभिलंब के पास आ जाती हैं। तो दोस्तों ये इस प्रकार से जा रही थी और इस रास्ते से सीधा सीधा जाना था, लेकिन इस रास्ते नहीं जाकर वो इस रास्ते पर इधर पर आ जाएगी, इस रास्ते नहीं जाकर इस तरफ की ओर झुक जाएगी। क्यों झुक जाएगी, क्योंकि विरल से कहां जा रही थी, सघन में जा रही थी। विरल से जब सघन में जाते हैं तो अभिलंब से कहां हो जाते हैं, अभिलंब के पास झुक जाते हैं दोस्तों। लेकिन एक बात और याद रखना कि मान लो ये क्या है, दो माध्यम के बीच की एक सतह है, बीच वाला क्या हो गया, अभिलंब। यहां से एक किरण आई और इसको जाना था सीधा, लेकिन ऊपर वाला माध्यम इस बार क्या है, जल, और नीचे वाला माध्यम क्या है, इस बार वायु। तो दोस्तों ऊपर वाला इस बार सघन माध्यम है और नीचे वाला इस बार कैसा है, विरल माध्यम। तो सघन से कहां जा रही है, विरल में जा रही है। सघन से कहां जा रही है, विरल में जा रही है।
सघन से विरल में जा रही है इसलिए इसको इस रास्ते से जाना चाहिए था। लेकिन दोस्तों अभी अपन ने देखा विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। लेकिन जब सघन, ऊपर वाला माध्यम क्या है इस बार सघन और नीचे वाला क्या है विरल, तो दोस्तों इस बार क्या हो रहा है, सघन से कहां जा रही है विरल में, सघन से कहां जा रही है विरल में। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, अभिलंब की तरफ झुकेगी नहीं और इस दिशा में सीधी सीधी जाएगी नहीं, इस दिशा में आएगी नहीं। तो क्या हो जाएगा, किरण कैसे निकल जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। यह आपका अभिलंब है, किरण कहां निकल जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी, इस अभिलंब से दूर हट जाएगी। अब दोस्तों ध्यान से समझने की कोशिश करना, हमेशा कोण बनता है कहां से बनता है, अभिलंब से बनता है। तो यहां पर जो कोण बनेगा, यहां पर जो कोण बनेगा तो वो कौन सा बनेगा, जल्दी बताओ। ये किरण आ रही है इसलिए कौन सी किरण हो जाएगी, आपतित किरण हो जाएगी। कौन सी किरण हो जाएगी, आपतित किरण हो जाएगी। और यहां पर इस दिशा में जो किरण ये इधर जाना था लेकिन ये इधर निकल गई, तो ये वाली किरण कौन सी हो जाएगी, ऊपर वाली आपतित, तो नीचे वाली क्या हो जाएगी, अपवर्तित किरण। तो इसको हमने अपवर्तित किरण क्यों बोला, क्योंकि भैया एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। और जहां भी अपवर्तन होगा तो अपवर्तित किरण ही अपवर्तित किरण कहलाएगी, सीधी सी बात है। ठीक है, यहां वाला जो कोण होता है इस कोण को क्या बोलेंगे दोस्तों, अभिलंब और आपतित किरण। ये कौन सी किरण है, आपतित किरण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है, मैंने अभी बताया आपको क्या कहलाता है, आपतन कोण। क्या कहलाता है, आपतन कोण। लेकिन नीचे वाला कौन सा कोण हो जाएगा, ये वाला, यहां पर जो कोण बनेगा कौन सा बनेगा, तो यहां पर बनेगा दोस्तों अपवर्तन कोण। कौन सा कोण, अपवर्तन कोण। अपवर्तन क्यों बोला, क्योंकि अपवर्तन हो रहा है। परावर्तन कोण कब होता, कि जब क्या होता, परावर्तन होता। इतनी बात भैया आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन सर सघन माध्यम, विरल माध्यम, किरण कैसे आ रही है, किरण कैसे जा रही है, इसका एग्जाम्पल तो दो सर, कि ये सारे एग्जाम्पल दैनिक जीवन में हम किस प्रकार देख सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आपको अभी मैं आपको 2 सेकंड में दिखा देता हूं। उससे पहले एक चीज और समझ लेना कि अपवर्तन जो होता है इसके कुछ नियम होते हैं। परावर्तन कोण के 2 नियम थे, ऐसे ही अपवर्तन कोण के कितने नियम है दोस्तों, 2 नियम है। क्या होता है कि देखो अभी क्या है, ऊपर वाला माध्यम क्या है, वायु, और नीचे वाला माध्यम क्या है, जल। मतलब वायु वाले माध्यम से जल वाले माध्यम में कोई प्रकाश की किरण जा रही है। वायु कैसा माध्यम है, विरल माध्यम है, और जल कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है। कहने का मतलब विरल माध्यम से जब किरण सघन माध्यम में जाएगी, विरल माध्यम से किरण जब सघन माध्यम में जाएगी तो इस प्रकार जाना चाहिए था उसको सीधा, लेकिन अभिलंब की तरफ वो झुक जाएगी। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको अभी क्या बताया, ऊपर वाला जो कोण बनेगा वो कौन सा बनेगा, आपतन कोण बनेगा। कौन सा कोण बनेगा, आपतन कोण बनेगा। नीचे वाला कौन सा कोण बनेगा, अपवर्तन कोण बनेगा। क्या बनेगा, अपवर्तन कोण बनेगा। तो ऊपर आपतन कोण, नीचे अपवर्तन कोण। तो दोस्तों याद रखना, आपतन कोण को भी इस बार अपन आई से ही बताएंगे और अपवर्तन कोण को आर से बताएंगे। तो यहां पर अगर मैं लिखूं तो क्या है, इसका सबसे फर्स्ट वाला नियम मैं आपको समझा देता हूं। पहला वाला नियम यह है दोस्तों कि आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों कौन से तल में होना चाहिए, एक ही तल में होना चाहिए। कोई विशेष नियम नहीं है, ना भी याद करो तो कोई जरूरत नहीं। दूसरा वाला नियम इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दूसरा वाला जो नियम है अपवर्तन का, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। कौन सा नियम कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों, क्योंकि यहां पर उसने क्या रखा, यहां पर उसने रखा साइन आई क्या है यहां पर, आपतन कोण, अपॉन साइन आर, आर क्या है यहां पर, अपवर्तन कोण। आपतन कोण बटे अपवर्तन कोण का जो अनुपात रहता है वो क्या रहता है, एक नियतांक रहता है। क्या रहता है, नियतांक रहता है, कभी बदलता नहीं है। म्यू यहाँ पर क्या है दोस्तों, नियतांक है। तो ये जो नियम है दूसरा वाला, ये नियम है जो दूसरा वाला, ये किसने दिया, स्नेल का नियम भी इसे कहा जाता है। साइन आई अपन साइन आर इज इक्वल टू एक नियतांक। तो ये था आपका अपवर्तन का विशेष नियम। कितने नियम है अपवर्तन के, 2 नियम है। परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है। दोस्तों याद रखना, अपवर्तन के कुछ विशेष एग्जाम्पल आते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आते हैं। ये सारी चीजें तो अपन ने देखी, इसलिए देखी ताकि इनके एग्जाम्पल अपन आसानी से समझ सकें। तो दोस्तों सबसे पहला इसका एक एग्जाम्पल आता है कि रात को तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। रात में क्या होता है, तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। तो रात में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं, उसका रीजन समझ लेना। यहाँ पर बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि मान के चलो भैया, एक यहाँ पर कौन है, आप खड़े हुए, तो यहां पर आप खड़े हुए हो और यहां पर क्या देख रहे हो, स्टार देख रहे हो। आप किनको देख रहे हो, तारे को देख रहे हो।
तो तारे को देख रहे हो दोस्तों, लेकिन होता क्या है कि रात के समय की बात करूं, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, अभी फिलहाल समझ लो कि रात के समय क्या होता है कि पृथ्वी के पास की जो वायु होती है, पृथ्वी के पास की जो वायु होती है वो कैसी होती है, दिन में कैसी होती है दोस्तों, दिन में रहती है गर्म, और रात में कैसी रहती है पृथ्वी के पास की वायु ठंडी, और ऊपर कैसी रहती है, गर्म रहती है। तो दोस्तों याद करना, समझ लेना कि स्टार से, तारे से जो प्रकाश आता है वो कहां पर आता है, सीधा हमारी आंखों में आता है। तो आंखों में आता है, लेकिन दोस्तों ये तारा कहाँ है, ऊपर, और हम कहां पर है, जमीन पर है। हमारे बीच की कुछ दूरी तो होगी, तो हमारे बीच की जो भी दूरी हो, लेकिन दोस्तों जमीन के पास की जो वायु है वो कैसी है, ठंडी। यहाँ का वातावरण कैसा है, ठंडा। ऊपर वाला वातावरण कैसा होता है, गर्म होता है। क्यों होता है वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन दोस्तों याद रखना कि जब गर्म से ठंडे वाले हिस्से में प्रकाश की किरणें आती हैं, तो गर्म प्रकाश की किरण है मतलब क्या है, यहाँ पर अणु दूर दूर होंगे, और ठंडी वायु है मतलब यहाँ पर बिल्कुल अणु कैसे कैसे होंगे, पास पास होंगे। मतलब पास पास अणु है तो यहाँ का माध्यम कैसा हो जाएगा, सघन, और यहाँ का माध्यम कैसा हो जाएगा, विरल हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि रात के समय क्या होता है, प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। अच्छे से क्लियर हो रहा होगा अगर आप समझ रहे होंगे तो। और दोस्तों समझ में आ रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दो, ठीक है, सब्सक्राइब का बटन दबा देना, समझ में आ रहा हो तो। नहीं आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं। स्टार जो रहता है, तारा जो रहता है, इससे चलने वाला प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रवेश करता है दोस्तों, तो पहली चीज की होगा क्या, अपवर्तन तो होगा। क्या होगा, अपवर्तन तो होगा। लेकिन उस समय क्या होता है दोस्तों कि इसके बीच में ढेर सारी वायु की किरणें, या ढेर सारी वायु की परतें पाई जाती है, ढेर सारी वायु की परतें पाई जाती हैं। तो इस कारण क्या होता है, बार बार क्या होता है, अपवर्तन होता है। बार बार क्या होता है, अपवर्तन होता है। तो अपवर्तन होने के साथ साथ क्या होता है दोस्तों कि जो वायु रहती है, हमारी आंख और तारे के बीच में जो वायु रहती है, इसकी परतें क्या होती है, लगातार बदलते रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है। इस कारण जो तारे से चलने वाला जो प्रकाश है, ये भी क्या होता है, इस प्रकार से चलते हुए हमारी आंखों तक पहुंचता है। इसलिए हमको तारे कैसे दिखाई देते हैं, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं, टिमटिमाते दिखाई देते हैं। तो तारों का टिमटिमाना क्या है दोस्तों, अपवर्तन है, ना कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ना कि विवर्तन, ना व्यतिकरण और ना परावर्तन। क्या है तारों का टिमटिमाना, अपवर्तन। एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तारों का टिमटिमाना क्या होता है, अपवर्तन होता है। एग्जाम्पल नंबर 2 बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन कई बार ग्रुप डी में पूछ लिया गया है, समझ लेना ध्यान से कि पानी में डूबी हुई छड़, पानी में डूबी हुई छड़ कैसी दिखाई देती है, टेढ़ी दिखाई देती। कैसी दिखाई देती है, टेढ़ी दिखाई देती है। मान के चलो मैं आपको ये एग्जांपल भी क्लियर कर देता हूं। ये एक प्रकार की मैंने क्या ले ली, बाल्टी ले ली। क्या ले ली, बाल्टी ले ली। इस बाल्टी में मैंने क्या किया विद्यार्थियों, यहां से इस प्रकार से क्या है, ये दो माध्यम के बीच की एक परत है। बाल्टी में क्या भरा हुआ है दोस्तों, पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। अब ध्यान से समझो कि यहां से ये तो क्या बना दिया मैंने, अभिलंब बना दिया। अभिलंब क्या है, कुछ नहीं है सर, मेजरमेंट करने के लिए एक सीधी सी रेखा है, तो अभिलंब तो कुछ है नहीं। तो ये तो मैंने अभिलंब बना दिया। अब दोस्तों यहां से इस प्रकार से मैंने एक छड़ को टिकाया, एक छड़ को मैंने टिकाया मतलब क्या कर दिया, एक छड़ को मैंने इस बाल्टी में डुबो दिया। ये छड़ मैंने कुछ इस प्रकार की बना दी, ठीक है। इतनी लंबी छड़ है, ये छड़ आपको दिख रही होगी। तो इतनी लंबी ये छड़ है, ठीक है दोस्तों, इतनी लंबी ये छड़ है, और बीच में ये मैंने क्या बना दिया, अभिलंब बना दिया। तो होगा क्या कि यहां पर क्या है, मेरी आंखें हैं, यहां पर क्या है, मेरी आंखें। अब दोस्तों जब मैं इस छड़ को देखता हूं तो ये प्रकाश सीधा कहां पर प्रवेश करता है, मेरी आंखों में प्रवेश करता है। तो मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज आपको दिखती कैसे है, ये मेरी फर्स्ट वीडियो में लाइट की जो पहला वाला पार्ट है उसमें आपको समझ में आ जाएगा, देख लेना। कोई भी चीज हमको दिखती कैसी है, ये चीज मैंने आपको पार्ट 1 में बता दिया है। फिलहाल इतना देखो कि यहां से ये छड़ को जब मैं देखूंगा तो ये छड़ मुझे किस प्रकार से दिखाई देगी। पहले तो ये समझो कि बाल्टी के अंदर क्या है, जल है, और आपकी जो आंखें हैं वो कौन से वाले माध्यम में है, वायु वाले माध्यम में, ठीक है। तो जल कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है, और वायु कैसा माध्यम है, विरल माध्यम है। कोई भी माध्यम हो, प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, अपवर्तन तो होगा, सीधी सी बात है। अब दोस्तों क्या होता है, जब सघन माध्यम से, कौन से माध्यम से, सघन माध्यम से, जल वाला माध्यम इसलिए सघन, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्या होता है कि जब किरण प्रवेश करती है तो क्या होता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब किरण प्रवेश करती है तो अभिलंब से झुकेगी कि अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब से क्या हो जाता है दोस्तों, दूर हट जाती है। तो ये तो आपका अभिलंब है, तो ये किरण आपको इस प्रकार से ऐसी दिखनी चाहिए थी, ऐसी दिखनी चाहिए थी।
लेकिन ऐसी नहीं दिखकर दोस्तों वो आपको कैसी दिखाई देती है, इस प्रकार से ऐसी मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां से ये छड़ इस प्रकार हमको मुड़ी हुई दिखाई दे रही है। क्यों दे रही है दोस्तों? जबकि दिखना तो सीधी था, लेकिन हमको ऐसी दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि बाल्टी के अंदर पानी था और बाहर हमारी आंखें विरल माध्यम में थी। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब किरणों ने प्रवेश किया तो क्या हुआ दोस्तों कि हमारी जो छड़ थी वो अभिलंब से दूर हट गई। मतलब हमको कैसी दिखाई दे रही है? मुड़ी हुई प्रतीत हो रही है। दोस्तों दो एग्जाम्पल आपको बहुत ही इंपोर्टेंट समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना ये है कि भैया पानी की बाल्टी में जब कोई सिक्का पड़ा हुआ होता है और या पानी में कोई मछली पड़ी हुई होती है, तो वो दोनों ही अपनी वास्तविक गहराई से कुछ उठे हुए या कुछ ऊपर दिखाई देते। तो क्या होता है दोस्तों कि मान के चलो मैंने यहां पर वही आपकी एक पुरानी बाल्टी बना दी। अब इस बाल्टी में क्या हुआ दोस्तों कि मैंने क्या भर दिया? पानी भर दिया। क्या भर दिया? पानी भर दिया। अब होता क्या है कि यहां पर क्या रहती हैं? आपकी आंखें। क्या रहती हैं यहां पर? आपकी आंखें। आंखें बनाना नहीं आता मुझे, ध्यान देना। तो यहां पर आपकी आंखें होती। अब क्या होता है, मान के चलो यहां पर क्या पड़ा हुआ है? एक सिक्का पड़ा हुआ है। पानी के अंदर एक सिक्का पड़ा हुआ है या एक मछली पड़ी हुई है, यही समझ लो। तो क्या होता है कि पानी के अंदर जो सिक्का पड़ा हुआ होता है ये मुझे यहां पर दिखाई देने लगता है। यहां पर क्यों दिखाई देने लगता है? क्योंकि वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर की ओर दिखाई देता है। जब हम पानी में देखते हैं किसी सिक्के को तो वो हमको उतनी गहराई पर दिखाई नहीं देता वास्तव में जितनी गहराई पर वो होता है, थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। उसका रीजन ये होता है दोस्तों कि बाल्टी के अंदर पानी है तो पानी है ऊपर, और जहां मेरी आंखें हैं वहां पर क्या है? वायु। तो दोस्तों पानी जो है, जल जो है वो कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है। और जो हमारी वायु है वो कैसा माध्यम है? विरल माध्यम है। तो सीधी सी बात यह है कि यहां से प्रकाश किरण चलेंगी, हमारी आंखों में प्रवेश करेंगी, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले यहां तक तो प्रकाश की किरण इस प्रकार से चलेगी। यहां पर मैंने अभिलंब बना दिया, लेकिन दोस्तों इसी प्रकार ऐसी उसको निकल जाना था, सीधी ऐसी उसको निकल जाना था, लेकिन वो ऐसी सीधी नहीं जाकर क्या हो जाएगा कि इस प्रकार से अभिलंब से क्या हो जाएगी दोस्तों? दूर हट जाएगी। क्यों हट जाएगी? क्योंकि किरण सघन से कहां जा रही है? विरल में जा रही है। जब भी किरण सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो इसी प्रकार ये अभिलंब के पास से ना गुजरकर अभिलंब से दूर हट जाती है और कहां पर प्रवेश करती है? हमारी आंखों में प्रवेश करती है। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जैसे ही किरणें गई तो यहां से वो झुककर दूर हटकर कहां पर प्रवेश कर गई? हमारी आंखों में। लेकिन दोस्तों क्या होगा कि सिक्का हमको उठा हुआ प्रतीत क्यों होगा? क्योंकि यहां पर क्या हो गया? अपवर्तन हो गया। तो अपवर्तन होने के कारण इन किरणों को अगर अपन पीछे की ओर लेकर आएंगे तो ये किरणें कुछ हमको यहां पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो सीधी सी बात हमको क्या समझ में आएगा कि ये सिक्का यहां नहीं होकर यहां पर है। तो ये सिक्का थोड़ा सा हमको ऊपर उठा हुआ दिखाई दिया कि नहीं दिया? दिया। सीधी सी बात है, मैंने आपको क्या समझाया कि सघन माध्यम से किरणें कहां चली? विरल माध्यम में चली, जिसके कारण क्या हुआ? अपवर्तन हुआ। जब मैंने इस किरण को, ये वाली किरण को मैंने पीछे की ओर मिलाया, तो ये किरणें कुछ यहाँ पर आकर टकराती हुई प्रतीत हुई। तो कहने का मतलब मुझे सिक्का भी कहां पर दिखाई देगा? यहाँ पर दिखाई देगा। तो सीधी सी बात है दोस्तों, मछली और सिक्का ये मोस्ट आईएमपी एग्जाम्पल है, क्वेश्चन में हर बार पूछे जाते हैं। देखो कितने एग्जाम्पल देख लिए अपन ने? 4 एग्जाम्पल देख लिए। अपवर्तन यहाँ पर होता है खत्म। 4 एग्जाम्पल अपन ने देख लिए। कौन सा देखा? सबसे पहले नंबर का एग्जाम्पल अपन ने क्या देखा? पहले नंबर का एग्जाम्पल अपन ने क्या देखा कि रात में तारे कैसे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं? किस कारण? अपवर्तन के कारण। दूसरा एग्जाम्पल अपन ने ये देखा कि पानी में डूबी हुई छड़ टेढ़ी दिखाई देती है, किसके कारण? अपवर्तन के कारण। तीसरा एग्जाम्पल ये देखा, पानी में पड़ा हुआ सिक्का हमको ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, किसके कारण? अपवर्तन के कारण। चौथा एग्जाम्पल हमने ये देखा कि पानी में पड़ी हुई मछली ऊपर उठी दिखाई देती है, किसके कारण? अपवर्तन के कारण। पांचवा एग्जाम्पल और याद रख लो, पूछा नहीं जाता लेकिन फिर भी एक बार याद रख लो उसको, कि होता यह है कि शाम के टाइम और सुबह के टाइम क्या होता है? जब सूर्य जो रहता है पूरा बाहर नहीं निकल पाता है, उसके पहले ही हमको दिखाई देने लगता है किस रंग का? लाल रंग का। तो सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के पश्चात भी हमको सूर्य दिखाई देता है, किस कारण? अपवर्तन के कारण। इसका कॉन्सेप्ट मैं अगली क्लास में आपको बाद में समझाऊंगा, मेरे पास ज्यादा बड़ा
वीडियो बनाने का समय है नहीं। तो दोस्तों क्या है कि अपवर्तन के आपको ये 4-5 एग्जाम्पल याद रखने हैं, इनको भूल मत जाना, और एग्जाम्पल ही क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, बाकी कोई चीजें पूछी नहीं जाती। ठीक है, अपवर्तन यहाँ पर होता है दोस्तों कंप्लीट। तो दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझने के लिए आपको वापस अपने उसी कॉन्सेप्ट पर जाना होगा जो कॉन्सेप्ट हमने अभी देखकर आए हैं। कैसे जाना होगा उसको हम इस प्रकार से समझेंगे कि वापस मैं वही चीजें बना रहा हूं, समझने की कोशिश करना। होता क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन हर बार बनते हैं। क्या होता है कि ये मान लीजिए दो माध्यम के बीच की क्या है, एक सतह है, लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन को होने के लिए एक विशेष नियम की आवश्यकता होती है। यह नियम क्या होता है दोस्तों कि किरण हमेशा सघन माध्यम से कहां जाना चाहिए, विरल में जाना चाहिए। कहां जाना चाहिए, सघन से कहां जाना चाहिए, विरल में जाना चाहिए। वो क्यों जाना चाहिए मैं आपको अभी समझा देता हूं। ये मान लीजिए दो माध्यम के बीच की क्या हो गई, सतह हो गई। ऊपर वाला माध्यम मान लीजिए जल हो गया और नीचे वाला माध्यम क्या हो गया, वायु हो गया। ठीक है, मैंने यहां पर ये रेखा खींची तो ये क्या बन गई, आपको समझ में आ गया होगा क्या है, ये अभिलंब है। ठीक है सर, अब क्या होता है कि मान के चलो भैया यहां से एक किरण आ रही है इस प्रकार से। ठीक है सर, आ गई, लेकिन ऊपर सघन माध्यम है और नीचे विरल माध्यम है, ध्यान से समझ लेना। अब क्या हो जाएगा कि एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, लेकिन उसको जाना चाहिए था किस रास्ते से, इस रास्ते से। लेकिन सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो अभिलंब की तरफ झुकेगी तो नहीं, अभिलंब से कहां हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार से वो किरण कहां पर चली जाएगी, इस दिशा में चली जाएगी। ठीक है, ये किरण जा रही थी इस रास्ते, इसको जाना था, लेकिन वो यहां से गुजर गई। ठीक है, यहां पर कुछ कोण बनाना होगा। यहां पर कौन सा कोण बना होगा दोस्तों, बताओ, आपतन कोण बना होगा। यहां पर जो कोण बना होगा वो क्या बना होगा, अपवर्तन कोण बना होगा। कौन सा कोण बना होगा, अपवर्तन कोण बना होगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये वाली जो रेखा है, ये वाली जो किरण है, इस किरण के ऊपर मैं वजन रख दूं, यह सीधी सी बात है, इसको मैं और नीचे झुका दूं, इस किरण को मैं और नीचे झुका दूं, मतलब यहां से ये वाली किरण इस रास्ते से ना जाकर इस रास्ते से जाए, इस रास्ते से जाए। तो ठीक है, जब ये इस रास्ते से जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये वाली किरण भी क्या हो जाएगी, और ऊपर उठ जाएगी। मतलब कैसी निकल जाएगी, इस प्रकार से निकल जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो कहने का मतलब इस कोण का मान मैंने क्या कर दिया, बड़ा कर दिया, तो ये वाला कोण का मान भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो सीधी सी बात यह है कि आपतन कोण का मान बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है सर, समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इस आपतन कोण का मान मैं और बढ़ा देता हूं। ठीक है, ये किरण यहां से नहीं जाकर कहां से भेजता हूं, यहां से भेजता हूं। तो दोस्तों ये वाली जो किरण है और ऊपर उठ जाएगी, मतलब कहां पर चलने लगेगी, दो माध्यम के बीच की सतह पर चलने लग जाएगी। ठीक है, तो सर सीधी सी बात क्या हो गई, मतलब एक सेकंड ध्यान से समझ लेना। सीधी सी बात क्या हो गई कि सीधी सी बात क्या कि ये वाली जो किरण थी, कौन सी वाली, आपतित किरण का मान मैंने ज्यादा बढ़ा दिया। आपतन कोण का मान मैंने इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि यहां से ये किरण कैसे जाने लगी, दो माध्यम के बीच की सतह से जाने लगी। मतलब यहां पर कोण कुछ इस प्रकार से बनेगा, और इस प्रकार से जो कोण बनता है वो कौन सा कोण होता है, 90 डिग्री। तो दोस्तों यहां पर अब ये 90 डिग्री का जो कोण बनेगा, उस कोण को हम अपवर्तन कोण बोलेंगे क्या, नहीं, उस कोण को हम कौन सा कोण बोल देंगे, कांतिक कोण बोल देंगे। कौन सा कोण बोल देंगे, कांतिक कोण बोल देंगे। तो सीधी सी बात यह है दोस्तों कि कांतिक कोण का मान 90 डिग्री अगर हो जाए तो सीधी सी बात क्या है कि आपने कौन सा कोण का मान बढ़ाया होगा, आपतन कोण का मान बढ़ाया होगा। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसी प्रकार से होता है। एक बार फिर से समझो कि जैसे जैसे आपतन कोण का मान हम बढ़ाते गए, अपवर्तन कोण का मान बढ़ते गया। एक समय ऐसा आया कि आपतन कोण का मान हमने इतना बढ़ा दिया कि ये जो हमारा अपवर्तन कोण था, इसका मान कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो हमने उस कोण को कौन सा कोण बोल दिया, कांतिक कोण बोल दिया। दोस्तों अब मान के चलो इस ये वाली जो किरण है इसको मैं थोड़ी सी और झुका दूं और नीचे दबा दूं, तो यहां से फिर ये वाली किरण कहां उठने लगेगी, ऊपर उठने लगेगी। तो मतलब दोस्तों फिर इस माध्यम में कोई किरण जाएगी क्या, नहीं जाएगी। किरण यहां से जाएगी और यहां जाएगी, मतलब अपवर्तन तो होगा नहीं। तो क्या होगा, परावर्तन होगा। क्या होगा दोस्तों, परावर्तन होगा। मतलब क्रांतिक कोण जो रहता है इसके 1 डिग्री और ज्यादा अगर आप कोण का मान बढ़ाएंगे तो परावर्तन होने लगेगा। यही घटना है तो क्या कहलाती है दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कहलाती है,
पूर्ण आंतरिक परावर्तन यही घटना कहलाती। अब दोस्तों जिस सतह पर यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी वो सतह कैसी दिखाई देगी? चमकदार दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी? चमकदार दिखाई देगी। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना जिस सतह पर होती है दोस्तों वो सतह कैसी दिखाई देती है? चमकदार दिखाई देती है। तो दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है उसको होने के लिए दो प्रमुख नियमों की आवश्यकता पड़ती है। पहला नियम मैंने अभी आपको बता दिया कौन सा होगा कि प्रकाश हमेशा कहां से कहां चलना चाहिए? सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ चलना चाहिए। दूसरा जो नियम है वो भी ज्यादा खास नहीं है। कौन सा नियम होगा दूसरा? कि आपतन कोण का मान। कौन सा कोण का मान? ये जो आपतन कोण वाला, ये वाला जो आपका आपतन कोण है, इसका मान कौन से कोण से? क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। क्रांतिक कोण से अगर मान ज्यादा होगा किसका? आपतन कोण का, तो ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, नहीं तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपका नहीं होगा। ठीक है, आपको इतनी चीज अगर समझ में आ रही हो दोस्तों तो आप सब्सक्राइब का बटन दबा दो और बने रहना आखिरी तक। अब पूर्ण आंतरिक जो परावर्तन होता है इसके बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त आईएमपी एग्जाम्पल बनते हैं। इन एग्जाम्पलों को समझ लेना ध्यान से। सबसे पहले तो एग्जाम्पल ये बनता है भैया कि रेगिस्तान में जो मरीचिका होती है उसका मुख्य कारण क्या होता है? तो आपको सुनने में आया होगा कई बार कि भैया हम कई बार गाड़ी से जब जाते हैं, बस से जब हम सफर करते हैं तो रोड पर कुछ दूरी पर हमको रोड चमकते हुए प्रतीत होती है और ऐसा लगता है कि वहां पर क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। तो ये सारी घटना होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। रेगिस्तान में जो मरीचिका होती है वो किस प्रकार की घटना होती है वो समझ लो, कोई समझाएगा नहीं, मैं आपको अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अभी कुछ काम है नहीं है तो आप ही पढ़ लो, कुछ नहीं तो। क्या है दोस्तों, मान के चलो ये क्या है? एक जमीन का एरिया है, ये जमीन है और यहाँ पर मैंने क्या बना दिया? यहाँ पर मैंने एक इस प्रकार का वृक्ष बना दिया। यहाँ पर मैंने इस प्रकार का एक वृक्ष बना दिया। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत दूर क्या है? एक आदमी खड़ा है। यहाँ पर एक बहुत दूर क्या है? एक आदमी खड़ा है। अब ये बहुत दूर एक आदमी खड़ा हुआ है, बात चल रही है रेगिस्तान की। यहाँ पर क्या भरी है? रेत भरी है। अब ये रेगिस्तान में खड़ा हुआ दोपहर के समय एक आदमी इस वृक्ष को देखता है तो होता क्या है दोस्तों? बात समझने की कोशिश करना कि यहाँ पर क्या है? आपके सूर्य भगवान है। कौन से भगवान है? सूर्य भगवान है। अब सूर्य भगवान की जो किरणें पृथ्वी पर आती हैं तो पृथ्वी के पास की जो वायु होती है ये क्या रहती है? गर्म। वायु गर्म क्यों रहती है? उसका रीजन ये है कि सूर्य की किरणें जब पृथ्वी से टकराती हैं तो पृथ्वी क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। पृथ्वी गर्म होगी तो पृथ्वी के पास की जो वायु होगी वो भी क्या हो जाएगी? गर्म। तो दिन के समय पृथ्वी के पास की वायु वाला माध्यम क्या हो जाता है? विरल हो जाता है। क्या हो जाता है? विरल। विरल क्यों हो जाता है? क्योंकि पृथ्वी के पास की वायु कैसी होती है? गर्म। और जैसे ही गर्म होगी मतलब अणु क्या हो जाएंगे? दूर दूर हो जाएंगे, मतलब माध्यम क्या हो जाएगा? विरल। तो नीचे वाला माध्यम विरल है तो ऊपर वाला माध्यम क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दो। सघन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सघन हो जाएगा। अब दोस्तों क्या होता है कि ये प्रकाश जब इस वृक्ष से टकराता है, टकराने के बाद हमारी आंखों में प्रवेश करता है, जब जाकर हमको ये वृक्ष की छाया प्रतीत होती है। तो क्या होता है दोस्तों, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि जैसे ही इस सूर्य का प्रकाश इस वृक्ष पर आता है तो उस समय क्या होता है, यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना कि यहां से इस प्रकार से किरण चली। ठीक है, कौन से माध्यम से चली? सघन माध्यम से। कहां चली? विरल माध्यम में चली। और ये किसका फॉर्मूला है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का विशेष नियम क्या है कि सघन से विरल में चलना चाहिए। तो सघन से विरल में चल रही, सघन से कहां चल रही? विरल में चल रही। तो सघन से विरल में चली, इस प्रकार से चली, फिर एक उसको वायु की परत मिली होगी तो वो इस प्रकार से ऐसी झुक गई होगी। फिर से अभी क्या हो जाएगा? अपवर्तन हो जाएगा, फिर और झुक जाएगी। फिर से एक और परत मिलेगी तो फिर और झुक जाएगी। फिर क्या हो जाएगा? एक और परत मिलेगी फिर और झुक जाएगी। फिर आगे चलते चलते धीरे धीरे तो क्या हो जाता है? यहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर स्थिति ऐसी बनती है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। तो जैसे ही आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होगा, वो कैसे ज्यादा होता है मैंने आपको अभी बताया। तो जैसे ही आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होता है तो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्या हो जाती है? घटना घटने लगती है। और मैंने आपको बताया कि जहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटती है वो एरिया कैसा हो जाता है? चमकदार हो जाता है। कैसा हो जाता है? चमकदार हो जाता है। तो दोस्तों ये वाली जो सतह है ये कैसी होने लगती है? ये चमकदार दिखाई देने लगती है। कैसी दिखाई देने लगती है? चमकदार दिखाई देने लगती है। और दिन का समय है इसलिए इस पेड़ की जो छाया होती है
वो इस प्रकार से उल्टी प्रतीत होती है। तो दोस्तों ये देखने वाले व्यक्ति की आंखों में जब ये सीधी किरण प्रवेश करती है तो उसको ऐसा लगता है कि भैया ये जो वृक्ष है, ये वृक्ष के दोनों वृक्ष के बीच में क्या है, तालाब है। क्या है, तालाब है। यहाँ पर बीच में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, और दोनों तरफ क्या है, वृक्ष लगे हुए हैं। तो इसे ही दोस्तों रेगिस्तान की मरीचिका कहा जाता है कि रेगिस्तान में जब कोई व्यक्ति प्रवेश करता है या घूमता रहता है तो उसको कुछ दूरी पर एक वृक्ष दिखता है और वृक्ष के नीचे उसे एक जलाशय दिखता है और दोनों तरफ जलाशय के दोनों तरफ क्या दिखते हैं, वृक्ष दिखते हैं। तो इस प्रकार उसे रेगिस्तान की मरीचिका का एक भ्रम हो जाता है। इसका अगला बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल यह है दोस्तों कि अगर कांच को तोड़ दिया जाए या कांच को चटका दिया जाए तो कांच हमको चमकीला प्रतीत होता है। तो दोस्तों कांच जो रहता है वो चमकीला प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है, चमकीला प्रतीत होता है। तो चमकीला प्रतीत क्यों हो जाता है दोस्तों, क्योंकि कांच जो रहता है वो जब चटकता है या कांच जब टूट जाता है तो टूटे हुए कांच के बीच में क्या भर जाती है दोस्तों, हवा भर जाती है। जब टूटे हुए कांच के बीच में हवा भर जाती है तो दोस्तों आपको पता है एक तरफ क्या है, कांच, और एक तरफ क्या है, हवा। तो कांच सघन माध्यम है कि हवा सघन माध्यम है, कांच सघन माध्यम है, हवा कैसी माध्यम है, विरल माध्यम। तो किरणें कहां से कहां चलेंगी, सघन माध्यम से कहां चलेंगी, विरल माध्यम में चलेंगी। तो दोस्तों जब किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और जहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वो सतह हमें कैसी दिखाई देती है, चमकीला दिखाई देता है, चमकती हुई प्रतीत होती है। तो दोस्तों चटका हुआ कांच जो रहता है, चटका हुआ जो कांच रहता है वो हमको चमकीला प्रतीत होता है। चमकीला प्रतीत क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों वहां पर क्या हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो दोस्तों अपन ने 2-3 विशेष एग्जाम्पल किसके देख लिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के देख लिए। इसके और भी 2 महत्वपूर्ण एग्जाम्पल बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं वो समझ लेना। पहला तो है दोस्तों हीरे का चमकना। हीरे का चमकना क्यों होता है दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। दूसरा मैंने आपको बताया रेगिस्तान की मरीचिका। तो रेगिस्तान की जो मरीचिका होती है दोस्तों उसका भी मुख्य कारण क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तीसरे नंबर का मैंने आपको क्या बताया अभी कि चटका हुआ कांच चमकीला प्रतीत होता है, क्यों होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। चौथे नंबर का मैंने आपको अभी बताया दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया नहीं है। चौथे नंबर का क्या होता है दोस्तों कि कांच की जो परख नली होती है, कांच की जो परख नली होती है वो भी हमको चमकीली प्रतीत होती है। क्यों प्रतीत होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो ठीक है दोस्तों, इतने एग्जाम्पल तो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ये एग्जाम्पल अगर आपने पढ़ लिए तो दोस्तों आपके 3 से 4 नंबर आराम से क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वाला जो हमारा टॉपिक आता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकीर्णन को समझने के लिए आपको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है ही नहीं। आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाऊंगा, 2 सेकंड में आपको समझ में जाएगा। देखो बोर्ड की तरफ क्या होता है कि ये मान के चलो क्या है, हमारे सूर्य देवता है। कौन है दोस्तों, सूर्य देवता। अब यहां से मान के चलो ये एक प्रकाश की किरण आ रही, तो जैसे ही ये हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है तो क्या होता है दोस्तों कि वायुमंडल में असंख्य धूल मिट्टी के कण हैं। क्या है दोस्तों, असंख्य धूल मिट्टी के कण हैं, छोटे छोटे ढेर सारे कण हैं दोस्तों। अब ये छोटे छोटे कणों से जैसे ही ये प्रकाश की किरण टकराती है तो ये छोटे से धूल मिट्टी के कण क्या करता है, इस प्रकाश को चारों दिशाओं में प्रसारित कर देता है। चारों दिशाओं में इस प्रकाश को प्रकाशित कर देता है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, प्रसारित कर देता है तो क्या हो जाएगा कि पूरा वायुमंडल जगमगा जाएगा, मतलब कि क्या हो जाएगा, दिन होने का अनुभव हो जाएगा। ऐसे ही जैसे ही प्रकाश की किरण इन बूंदों पर पड़ती हैं या इन कणों पर पड़ती हैं तो चारों तरफ क्या हो जाता है दोस्तों, प्रकाश फैल जाता है। तो चारों तरफ जब प्रकाश फैल जाता है इस कारण क्या होता है कि हमको दिन होने का अनुभव होता है, हमको प्रकाशमान, हमारा वायुमंडल प्रकाशमान होने का अनुभव हमको होता है। तो दोस्तों क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर उपस्थित धूल मिट्टी के कणों से टकराकर चारों दिशाओं में प्रसारित जब होता है तो इसी को ही क्या कहा जाता है दोस्तों, प्रकीर्णन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रकीर्णन कहा जाता है। बड़े ही आसान शब्दों में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, आपको समझ में आ गया होगा आशा करता हूं। ठीक है दोस्तों, अब इतनी बात तो अपने को समझ में आ गई, लेकिन दोस्तों प्रकीर्णन जो होता है इसके भी 2-3 महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं जो क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। याद रखना, पहले नंबर का जो आपका एग्जाम्पल रहेगा वो ये रहेगा दोस्तों कि आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई देता है।
तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा दूं कि जो प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन जो होता है किस प्रकार की घटनाओं पर होता है। तो क्या होता है दोस्तों, बैगनी रंग, बैगनी रंग और एक तरफ का लिख देता हूं मैं लाल रंग, एक तरफ का लिख देता हूं लाल रंग। तो दोस्तों मैंने आपको पिछले लेक्चर में, पहले पार्ट 1 में, पहली वीडियो में मैंने आपको बता चुका हूं कि क्या होता है कि सबसे पहले जब सूर्य से प्रकाश चलता है तो दोस्तों किस रूप में चलता है, बेजानी हपी नाला, बेजानी हपी नाला। तो सीधी सी बात है, मतलब सबसे पहले कौन सा रंग आएगा, बैगनी आएगा, सबसे आखिरी में कौन सा रंग आएगा, लाल रंग आएगा। तो मतलब बैगनी रंग में ऊर्जा की मात्रा क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी, लाल रंग सबसे आखिरी में आएगा, इसलिए ऊर्जा की मात्रा क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। लेकिन याद रखना, बैगनी रंग में अगर ऊर्जा की मात्रा ज्यादा है, आवृत्ति की मात्रा ज्यादा है, तो किसका मान कम हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य का मान कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तरंग दैर्ध्य का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे ज्यादा होती है और बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। तो याद रखना, जिस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है उसका प्रकीर्णन क्या होता है दोस्तों, सबसे ज्यादा होता है, प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। तो बैगनी रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे ज्यादा होता है। अच्छा, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति का संबंध मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं, डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के लिंक में दी हुई है, आप देख लेना, ठीक है। तो प्रकीर्णन जिसका सबसे ज्यादा होगा उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी। तो बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, क्यों, क्योंकि उसमें ऊर्जा की मात्रा क्या होती है, सबसे ज्यादा, इसलिए बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। दोस्तों जब सूर्य से प्रकाश चलता है, सूर्य से जब प्रकाश चलता है तो क्या होता है, इधर ध्यान से देखना कि बैगनी, जामुनी, नीला, बैगनी, जामुनी और नीला, इनकी आवृत्ति क्या है दोस्तों, सबसे ज्यादा है, आवृत्ति इनकी सबसे ज्यादा है। तो सीधी सी बात यह है कि ये पृथ्वी पर आसानी से जल्दी पहुंच जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी ये हमारी पृथ्वी पर आ जाते हैं और इन तीनों रंगों का एक मिश्रित रंग बनता है जिसका नाम क्या है दोस्तों, नीला। तो दोस्तों ये नीला रंग पृथ्वी तक पहुंचता है, ये नीला रंग ही हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके कारण हमको आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों यहाँ पर प्रकीर्णन से कि भैया आपने ये तो बता दिया कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है, लेकिन एक बात और बताइए सर कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें सूर्य लाल रंग का क्यों प्रतीत होता है। तो दोस्तों उसका एग्जाम्पल ये इस प्रकार से मैं आपको समझाऊंगा कि मान के चलो इस प्रकार का ये हमारा ब्रह्मांड है और यहाँ पर क्या है, आपकी पृथ्वी है। तो क्या होता है दोस्तों, सूर्योदय जब होता है, जब सूर्य उगता है तो उस समय हमारा सूर्य से पृथ्वी की, ये क्या है हमारी पृथ्वी और ये क्या है हमारा सूर्य, तो उस समय सूर्य से हमारी दूरी क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। तो दूरी बहुत ज्यादा हो जाती है दोस्तों, जब दूरी ज्यादा तो सीधी सी बात, मतलब जो बैगनी रंग है, जो जामुनी रंग है, मतलब कुल मिला के वे रंग जिनकी ऊर्जा और आवृत्ति का मान ज्यादा है, तो वो बहुत तेज गति से भागते हैं। लेकिन भागने के साथ साथ क्या होने लगता है दोस्तों, उनका प्रकीर्णन भी क्या होने लगता है, उनका प्रकीर्णन ज्यादा होने लगता है। तो वो इतने ज्यादा प्रकीर्णित हो जाते हैं कि वो रंग पृथ्वी पर आ ही नहीं पाते। पृथ्वी पर केवल वही रंग पहुंच पाते हैं जिनमें प्रकीर्णन सबसे कम होता है, कहने का मतलब जिनकी तरंग दैर्ध्य का मान क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो दोस्तों तुमको पता है कि तरंग दैर्ध्य का मान सबसे ज्यादा किस रंग का होता है, जल्दी से बता दो, लाल रंग का होता है। तो दोस्तों सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय पृथ्वी से दूरी ज्यादा होती है सूर्य की, जिस कारण क्या होता है कि जो मुख्य कलर है जिनकी आवृत्ति एवं ऊर्जा एवं प्रकीर्णन ज्यादा है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते, जिनकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा है वो रंग ही पृथ्वी तक पहुंचते हैं, जिसके कारण सूर्य हमें लाल दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर दिन के समय क्या होता है, दोपहर के समय सूरज केवल हमारे सिर पे होता है, पास में ही होता है, तो उस समय सूर्य का रंग हमें कैसा दिखाई देता है दोस्तों, सफेद दिखाई देता है। तो सफेद क्यों दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है, बहुत ही ज्यादा कम है। तो पूरे के पूरे रंग पृथ्वी पर चले आते हैं, पूरे रंग पृथ्वी पर चले आते, प्रकीर्णन हो ही नहीं पाता, मतलब प्रकाश के रंग जो है वो फैल ही नहीं पाते। तो पूरे प्रकाश के रंग कहाँ चले आते हैं, पृथ्वी पर, जिसके कारण क्या हो नहीं हो पाता, प्रकीर्णन नहीं हो पाता, जिसके कारण दोपहर के समय सूर्य का जो रंग होता है हमें कैसा दिखाई देता है, सफेद दिखाई देता है। दोस्तों प्लीज अगर वीडियो पसंद आ रही है, आपको समझ में आ रहा है, तो नीचे सब्सक्राइब की बटन है वो जरूर दबा देना।
तो दोस्तों नेक्स्ट वाली जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन यहां से एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि भैया विवर्तन क्या होता है। तो आपको भी तो वैसे भी कुछ काम है नहीं है, तो वीडियो को पूरी देख लो। मैंने यहाँ पर एक किसान टार्च ली। कौन सी टार्च ली? किसान टार्च ली। इस प्रकार से किसान टार्च ली मैंने, ठीक है। तो ये किसान टार्च को, बटन को मैंने जब क्या किया दोस्तों, चालू किया, इस बटन को मैंने ऐसे करके ऐसे ये बद्दी भी लटका दे रहा हूं, इसको आप गले में टांग लेना। ये मैंने इसकी स्विच को जैसे ही चालू किया तो यहां से क्या निकला दोस्तों? प्रकाश निकला। क्या निकला? लाइट निकला। अब ये लाइट जब निकला, यहां से प्रकाश जब निकला, तो दोस्तों यहां पर क्या लगा दिया मैंने? एक पारदर्शी पर्दा, सॉरी एक पर्दा लगा दिया। अब ये पूरा का पूरा प्रकाश इस पर्दे पर पड़ रहा है, ठीक है सर, इस पर्दे पर पड़ रहा। लेकिन मैंने यहाँ पर बीच में क्या रख दिया दोस्तों? एक ऐसा अपारदर्शी अवरोध रख दिया। मतलब अपारदर्शी अवरोध कुल मिला के समझ लो एक पत्थर रख दिया। तो दोस्तों ये प्रकाश की किरणें जो ऊपर से निकल गई वो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्रकाश तो वो देंगी, लेकिन दोस्तों इतने एरिया में प्रकाश जा पाएगा क्या? नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि इतना एरिया का जो प्रकाश था वो इस पत्थर ने रोक लिया। ये किरणें जैसे ही इससे टकराई और वापस आ गई, ठीक है, सीधी सी बात है। और ऊपर वाली जो किरणें थी वो आसानी से पर्दे तक पहुंच गई। तो कहने का मतलब ये बीच में जो अवरोध है इसने इस प्रकाश को क्या कर दिया? रोक दिया। तो इस प्रकार की जो घटना होती है दोस्तों ये विवर्तन में देखने को मिलती है। लेकिन क्या हो जाएगा कि वापस मैं आपको वही किसान टार्च बनाऊंगा, वही उसकी बटन बनाऊंगा और वही उसकी एक बत्ती भी बना दूंगा। यहां से दोस्तों इस प्रकार से किरणें चलेंगी, इस प्रकार से किरणें चलेंगी, ठीक है सर। लेकिन दोस्तों यहां पर मैं अवरोध का आकार बिल्कुल छोटा सा कर दूं, ना के बराबर कर दूं, तो क्या हो जाएगा कि यहां से जो किरणें चलेंगी, यहां से जो किरणें चलेंगी वो इस अवरोध से टकराकर, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, वो इस अवरोध से टकराकर दोस्तों ये इस प्रकार से ऐसे निकल जाएगी और ये इस प्रकार से ऐसे निकल जाएगी। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? सॉरी, इस प्रकार से प्रकाश क्या हो जाता है? आगे बढ़ जाता है। एक बार फिर से समझ लो, एक बार फिर से समझ लो, मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूं, है ना। यहां से एक किरण गई, दूसरी किरण गई, तीसरी किरण गई, चौथी किरण गई। यहां पर अवरोध का आकार कुछ इस प्रकार से रख दिया मैंने, मतलब अवरोध का आकार क्या कर दिया? छोटा कर दिया। तो दोस्तों जैसे ही ये किरणें इस अवरोध से टकराएंगी तो टकराने के बाद वापस नहीं आकर क्या होता दोस्तों? ये इस प्रकार से ऐसी मुड़ेगी और ये इस प्रकार से ऐसी मुड़ेगी और ये मुड़कर इस प्रकार से ऐसी आगे निकल जाएंगी। तो दोस्तों क्या होता है कि जब अवरोध का आकार छोटा होता है तो प्रकाश वापस अपनी उसी अवस्था में टकराकर परावर्तित नहीं होता, वो उस अवरोध के किनारों से टकराकर तिरछा प्रवेश कर जाता है, आगे तिरछा होकर आगे निकल जाता है। यही घटना क्या कहलाती है? विवर्तन कहलाती है। ये इसका जो उपयोग होता है दोस्तों, ये हमको ध्वनि वाले कॉन्सेप्ट में ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। जब हम जैसे मान के चलो मैं यहाँ से जोर से चिल्लाऊंगा तो ये सामने क्या है? अवरोध है, और इस दीवार के उस तरफ कोई व्यक्ति आराम से खड़ा होकर मेरी आवाज को सुन सकता है। तो मतलब कौन सी घटना हुई? विवर्तन की घटना हुई, क्योंकि मेरी आवाज गई, इस दीवार से टकराई, वापस घूम के इधर से हटके और कहां चली गई? उस व्यक्ति के कानों तक पहुंच गई, मतलब विवर्तन की घटना हुई। लेकिन दोस्तों प्रकाश जो होता है, लाइट जो होता है, इसमें विवर्तन की घटना बहुत कम देखने को मिलती है। इसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। क्या होता है जब दूरदर्शी में आप तारों को देखते हो, जब दूरदर्शी में आप तारों को देखते हो तो दोस्तों आपको जो तारे रहते हैं वो अस्पष्ट दिखाई देते हैं, अस्पष्ट दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? धब्बे के जैसे दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? धब्बे के जैसे। तो एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि दूरदर्शी में तारों को देखने पर तारे अस्पष्ट धब्बे के जैसे दिखाई देते हैं, उसका रीजन क्या है दोस्तों? तो आप क्या बताओगे कि उसका रीजन है विवर्तन। तो दोस्तों अगला जो अपना सेकंड लास्ट वाला जो अपना कॉन्सेप्ट आता है, ये आता है आपका वर्ण विक्षेपण का। और वर्ण विक्षेपण क्या होता है इसको भी ज्यादा दिमाग लगा के समझने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। क्या हुआ था? न्यूटन ने सन 1666 में क्या किया कि एक प्रिज्म का टुकड़ा लिया और प्रिज्म के टुकड़े पर क्या किया? इनने एक श्वेत प्रकाश डाला। क्या डाला? श्वेत प्रकाश डाला। श्वेत प्रकाश को प्रवाहित किया किसके ऊपर? प्रिज्म के ऊपर। तो दोस्तों प्रिज्म के ऊपर जैसे ही ये श्वेत प्रकाश जाता था तो क्या होता था कि ये जो आधार है इसकी तरफ क्या होता था? ये श्वेत प्रकाश झुक जाता था
और झुकने के साथ साथ दोस्तों क्या होता था कि अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता था। तो जो 7 अवयवी रंगों में विभक्त होने की जो घटना होती थी दोस्तों, यही क्या कहलाती थी, वर्ण विक्षेपण कहलाती थी। लेकिन सर वो 7 रंग कौन कौन से थे, तो वो 7 रंग थे दोस्तों बेजानी हपी नाला। याद रखना आप, बेजानी हपी नाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो बेजानी हपी नाला मतलब बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये 7 रंग थे दोस्तों। ये 7 रंगों के समूह को क्या कहा जाता है, तो याद रखना इन 7 रंगों का जो समूह होता है इसे क्या कहा जाता है, वर्ण क्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन 7 रंगों के समूह को वर्ण क्रम कहा जाता है। तो हम समझ गए सर कि जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म के ऊपर डाला जाता है तो श्वेत प्रकाश अपने 7 अवयवी रंगों में जब विभक्त होता है तो यही घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है। दोस्तों लास्ट और महत्वपूर्ण टॉपिक आपका बचता है कौन सा, व्यतिकरण। अब इस व्यतिकरण को भी समझने के लिए दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस खत्म होने वाली है दोस्तों वीडियो। अगर समझ में आ गया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना। व्यतिकरण क्या होता है फ्रेंड्स, व्यतिकरण में जैसे मान के चलो 2 तरंगे हैं, तो आपको पता है तरंग किसके रूप में चलती है दोस्तों, स्रंग एवं गर्त के रूप में चलती है। किसके रूप में चलती है, स्रंग एवं गर्त के रूप में चलती है। ऊपर वाला जो हिस्सा होता है दोस्तों वो क्या कहलाता है, स्रंग कहलाता है, और नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है, गर्त कहलाता है। तो ऊपर वाला हिस्सा स्रंग, नीचे वाला हिस्सा गर्त कहलाता है। ठीक है सर। अब जब व्यतिकरण की घटना होती है तो क्या होता है फ्रेंड्स, उसमें 2 तरंगे आती हैं। कितनी तरंगे आती हैं, 2 तरंगे आती हैं, और दोनों तरंगे कितने माध्यम में चलती हैं, किसी एक माध्यम में चलती हैं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा कि एक जंगल में जैसे 2 शेर नहीं रह सकते, तो क्या होता है कि एक माध्यम में 2 शेर नहीं, एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते, वैसे ही क्या हो जाएगा दोस्तों, एक माध्यम में 2 तरंगे नहीं रह सकती। तो एक माध्यम में मान के चलो 2 तरंगे प्रवेश कर रही हैं, एक माध्यम में 2 तरंगे प्रवेश कर रही हैं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, उनकी तीव्रता में क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उनकी तीव्रता में परिवर्तन हो जाएगा। तो दोस्तों तीव्रता में परिवर्तन कैसे होता है वो भी समझ लेना। जैसे मान के चलो जो व्यतिकरण होता है ये 2 प्रकार का होता है। पहला कौन सा व्यतिकरण होता है, समपोषी व्यतिकरण। कौन सा व्यतिकरण, समपोषी व्यतिकरण। और दूसरा कौन सा व्यतिकरण होता है, विनाशी व्यतिकरण। कौन सा व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण। तो समपोषी व्यतिकरण में कुछ नहीं होता दोस्तों, क्या होता है, मान के चलो एक तरंग ये आई, इस प्रकार से एक तरंग आई, और दूसरी तरंग भी किस प्रकार से आई, वो भी इस प्रकार से आई। तो दोस्तों देखना, दोनों ये तरंग भी कहां से स्टार्ट हुई, स्रंग से स्टार्ट हुई, और ये भी कहां से स्टार्ट हुई, स्रंग से स्टार्ट हुई। कहने का मतलब यहां से स्रंग से चालू हुई और कहां पर खत्म हुई, स्रंग पे खत्म हुई। ये भी स्रंग से चालू हुई और स्रंग पे खत्म हुई। मतलब दोनों की जो कला है वो क्या है दोस्तों, समान है। तो दोनों की समान कला है, इसलिए ये व्यतिकरण कौन सा हो जाएगा, समपोषी व्यतिकरण हो जाएगा। मतलब दोनों किरणों की दोनों तरंगों की जब कलाएं समान होती हैं तो जो व्यतिकरण होता है वो समपोषी व्यतिकरण होता है। पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 क्या है, विनाशी व्यतिकरण। लेकिन याद रखना समपोषी व्यतिकरण में जो प्रकाश की तीव्रता होती है वो कैसी होती है, सर्वाधिक होती है, सबसे ज्यादा होती है। नाम में ही समझ में आ रहा समपोषी। विनाशी में कैसी हो जाएगी, विनाशी में कैसी हो जाएगी, न्यूनतम। क्यों, क्योंकि दोस्तों विनाशी व्यतिकरण में मान के चलो एक किरण कुछ इस प्रकार से चली, कहां से स्टार्ट हुई, स्रंग से स्टार्ट हुई और स्रंग पे ही खत्म हुई। लेकिन जब दूसरी किरण चली तो वो इस प्रकार से गर्त से स्टार्ट होकर और इस प्रकार से गर्त पे ही खत्म हो गई। गर्त से स्टार्ट हुई और गर्त पे ही खत्म हुई। तो मतलब इसकी कला और इसकी कला, दोनों कलाओं में अंतर है। तो मतलब दोस्तों जब दोनों कलाओं में अंतर होगा तो वो व्यतिकरण कौन सा हो जाएगा, विनाशी व्यतिकरण। समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया है, ना ही कभी पूछेंगे, आई प्रॉमिस यू। लेकिन ध्यान रखना यहाँ से एक एग्जाम्पल जरूर बनता है कि साबुन के बुलबुले चमकीले दिखाई देते हैं। कैसे,
साबुन के बुलबुले चमकीले या रंगीन दिखाई देते हैं, क्यों? तो उसका आंसर क्या रहेगा? व्यतिकरण के कारण। दोस्तों, व्यतिकरण के कारण ही हमको ढेर सारे रंग जब मिश्रित होते हैं तो वो कैसे दिखाई देते हैं? चमकीले दिखाई देते हैं। ऐसी कई एग्जाम्पल है, जैसे मान के चलो आपके रोड पे केरोसिन का तेल बगर जाए तो वो केरोसिन का जो तेल रहता है वो भी ढेर सारे कलर का दिखाई देता है, चमकीला दिखाई देता है, कई रंगों का दिखाई देता है। ये जो घटना होती है ये किस कारण होती है? व्यतिकरण के कारण। ठीक है दोस्तों, तो व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, एक संपोषी और एक विनाशी। दोस्तों, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, प्लीज थोड़े से समझदार बने, अपना सपोर्ट दिखाएं, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन जरूर दबाएं। आज के लिए धन्यवाद।